हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरार का जो पेपर हुआ है पीजीटी का, ये 2021 का। तो उस पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई उत्तराखंड का जो लेक्चरार का पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक से लेके 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 101 से 200 तक हम नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपलोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को करेंगे स्टार्ट। अगर आप इस वीडियो को यूपी से देख रहे हैं और टीजीटी पीजीटी में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया संबंधन में प्री मैसेंजर आरएनए को परिपक्व मैसेंजर आरएनए में रूपांतरित करता है। 4 ऑप्शन इसके सामने हैं। पहला ऑप्शन है इंटोन्स को जोड़ना, बी ऑप्शन है एक्जान्स को आपस में जोड़ना तथा इंट्रांस को हटाना, सी ऑप्शन है एक्जान्स तथा एंट्रोन्स को आपस में जोड़ना और डी ऑप्शन है प्री मैसेंजर आरएनए प्री एमआरएनए के 180 एमबीपी को पृथक करना। तो एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट आंसर इसमें आपको चुनना है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एंजाइम्स को आपस में जोड़ना तथा इंट्रांस को हटाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेड डीएनए का व्यास होता है। तो जेड डीएनए का व्यास है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 20 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है 22 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है 16 एंगस्ट्रॉम और डी ऑप्शन है 18 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो देखो, यहाँ पे जेड डीएनए का जो व्यास होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक जीव में अभिव्यक्त प्रोटीनों का पूर्ण संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्टोन, प्रोटियोन या प्राइमोसोम या पोलिंट्रोम। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो देखो, एक जीव में अभिव्यक्त प्रोटीनों का जो पूर्ण संग्रह है वो क्या कहलाता है? प्रोटीओन, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, एक जीव रसायन विज्ञानी प्रयोगशाला में कोशिका वर्धन के समय डीएनए की मात्रा को मापता है। डीएनए की मात्रा दुगनी होगी। पहला ऑप्शन है समसूत्री विभाजन के प्रोफेज तथा एवं मेटाफेज प्रावस्थाओं के बीच में, बी ऑप्शन है कोशिका चक्र की G2 प्रावस्था के बाद में, सी ऑप्शन है कोशिका चक्र की M प्रावस्था में और डी ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकेंड प्रावस्था के बीच में। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिका चक्र की G2 प्रावस्था के बाद में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है संतृप्त वसाओं में हाइड्रोकार्बन पुच्छ में एक अथवा बहुत से द्विआबंध होते हैं। बी ऑप्शन है संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्चेष्ट संख्या में मिलते हैं। सी ऑप्शन है संतृप्त वसा प्रायः बहुकांश वनस्पतियों के लिपिड में मिलती है और डी ऑप्शन है असंतृप्त वसाओं की अपेक्षा संतृप्त वसाएं अधिक स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्चिष्ट संख्या में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा। ए ऑप्शन है प्राथमिक संरचना, बी ऑप्शन है प्रोटीन की पूर्ण त्रिविमीय संरचना, सी ऑप्शन है प्रोटीन की कारकी में परिवर्तन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सीधा
शामिल नहीं है। जो यहाँ पे नहीं है वो चुनना है। यानी पहला ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और आपका एसएन आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आपको पता ही है, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, रोडोप्सिन ए पिगमेंट पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ये स्तनधारियों की त्वचा में, पितरस में, रेटिना के कोशिका में और लाल रुधिर कणिकाओं में। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा रेटिना की कोशिका में, रेटिना की कोशिका में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लो। नवा नंबर कह रहा है एल्फा हेलिक्स संरचना किसको दर्शाती है? यानी जो एल्फा हेलिक्स संरचना है किसको दर्शाती है? ए ऑप्शन है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, बी है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, सी है प्रोटीन की तृतीयक संरचना और डी है प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। तो एल्फा हेलिक्स संरचना किसको दर्शाती है ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को। चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है? किसे डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है? पॉलीमरेज, बी ऑप्शन है एंडोन्यूक्लिएज, सी ऑप्शन है लाइगेज और डी ऑप्शन है ट्रांसफरेज। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज। पहला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन देखो, लैम-ब्रुश गुणसूत्र किसके संश्लेषण में संबद्ध है? डीएनए के हैं, आरएनए के हैं, आरएनए एवं प्रोटीन के हैं या फिर जीन के हैं? तो जो लैम्प-ब्रुश क्रोमोसोम जो होते हैं किसके संश्लेषण में है? ये हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में एंटीकोडॉन पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एसएन आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। करेक्ट आपको चुनना है। तो इसमें हो जाएगा आपका टीआरएनए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बहुगुणितता को प्रेरित किया जाता है कोलचिशन के द्वारा, एथिलीन के द्वारा, प्रदीपन के द्वारा या उत्तर परिवर्तनीजन्य रसायनों के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो बहुगुणितता को प्रेरित किया जाता है कोलचिनिस के द्वारा। नेक्स्ट है कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता है, वह क्या है? केंद्रक है, गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर हरित लवक है? तो हो जाएगा आपका गोल्जी काय। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है टोपो आइसोमरेज का कार्य है, क्या कार्य है? यानी टोपो आइसोमरेज का कार्य क्या है? ए ऑप्शन है डीएनए स्टैंड का अपछेदन एवं सील करना, बी ऑप्शन है प्रतिकृति दुशाक बनाना, सी ऑप्शन है आरएनए प्राइमर का विश्लेषण और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा डीएनए स्टैंड का अपछेदन एवं सील करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन पूरे करा दूंगा। सूत्रीय विभाजन संवर्धक कारक के 2 मूल उप एकक हैं, एक उत्प्रेरकी है तथा दूसरा नियामक। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियामक उप एकक है? पहला ऑप्शन है CTK, बी ऑप्शन है साइक्लिन, सी ऑप्शन है डाइनिन और डी ऑप्शन है डाइनेक्टिन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका साइक्लिन। पहला ऑप्शन 17वां क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र में कौन सा आणविक हेरफेर होता है जिसमें प्रायः गुणसूत्र संघनन भी साथ में होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सभी के समझ में भी आ रहा होगा। यानी जो समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र में वह कौन सा आणविक हेरफेर है जिसमें प्रायः गुणसूत्र संघनन भी साथ में होता है? तो हिस्टोन
का फास्फेटीकरण, हिस्टोन फर्स्ट का फास्फेटीकरण। अगला क्वेश्चन देखो, पराक्सीसोम में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, उत्प्रेरकी किण्वक है या ऑक्सीकारक किण्वक है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पराक्सीसोम में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है ऑक्सीकारक किण्वक। अगला क्वेश्चन देखो, एक जीन के अंदर रिकॉन किसकी एक इकाई के रूप में है? पहला ऑप्शन है कार्य, बी ऑप्शन है संयुग्मन, सी ऑप्शन है म्यूटेशन और डी ऑप्शन है जीन की विलुप्त होने वाली इकाई। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा बी ऑप्शन, संयुग्मन। क्या हो जाएगा? संयुग्मन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नाभिकीय डीएनए से भिन्न होता है चूंकि, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो नाभिकीय डीएनए से भिन्न होता है चूंकि रेखीय होता है, वृत्तीय होता है, या एडेनिन और थाइमिन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है, एवं साइटोसिन और ग्वानिन के साथ में डबल बॉन्ड। डी ऑप्शन है अत्यधिक मुड़ा हुआ। तो देखो इसमें जाएंगे अपन बी ऑप्शन के साथ, वृत्तीय होता है। अगला क्वेश्चन तो इजी है, सबसे बन जाएगा आराम से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये डायरेक्ट आपका रटा हुआ होगा। कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये क्या है? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रन प्लांट निम्न के संरचनात्मक संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो रामचंद्रन प्लांट जो है वो किससे संबंधित है? ये प्रोटीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रोटीन से। अगला है सोइडबर्ग इकाई निम्न के परिमापन से संबंधित है। किसके? ए ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, बी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, सी ऑप्शन है वसा अम्ल, डी ऑप्शन है राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो ये सोइडबर्ग इकाई किससे संबंधित है? ये है आपका राइबोसोम से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धसूत्री विभाजन में मात्रक एवं पैतृक अर्धगोल सूत्रों के टुकड़ों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सूत्र युग्मन, बी ऑप्शन है सैलंगता, सी ऑप्शन है विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, डी ऑप्शन है युग्म सूत्र व्यवस्था। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो ये कहलाएगा भैया क्रॉसिंग ओवर। अगला क्वेश्चन देखो, अतिरिक्त गुणसूत्री अनुवांशिकी निम्न के द्वारा दर्शाती है। किसके द्वारा? लाइसोसोम, गोल्गी काय, अंतःपृथ्वी जलका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया। 25 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। भाई अतिरिक्त गुणसूत्री अनुवांशिक निम्न के द्वारा दर्शाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई औद्योगिक मिलेनियनता की समृद्धि घटना प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? प्रेरित उत्परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रजनन अलगाव, सी ऑप्शन है प्राकृतिक चयन को, डी ऑप्शन है भौगोलिक पार्थक्य को। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, प्राकृतिक चयन को। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैचिंग का है। तो भूवैज्ञानिक समय मापन के अनुसार सूची 1 तथा सूची 2 का आपको क्या करना है? इसका मिलान करना है। आपको इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो मानव युग को किससे मिलाओगे? तो मानव युग को आप मिलाओगे इससे क्वाटरनरी काल, ठीक है। इसके बाद है डायनासोर का विलोपन। तो डायनासोर का विलोपन जो हुआ है वो है क्रेटेशियस काल। इसके बाद है मछलियों की प्रभाविता। तो मछलियों की जो प्रभाविता है किससे मिलाओगे आप? डोवोनियन काल। नेक्स्ट है कवचित मछलियों का उत्थान, ये मिलाओगे आप ओडोबेसियन से, यानी 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से आपका जो बनेगा पहले का थ्रेड है, तो आपका ये वाला ऑप्शन बन रहा है सी वाला। इसमें जो सी नंबर पे दे रखा है ये ऑप्शन बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो इंटर की ही बुक से मिल गया है। अच्छा क्वेश्चन है
कह रहा है स्टेनले मिलर ने अमीनो अम्ल संश्लेषण से संबंधित अपने परीक्षण 1953 में इन गैसीय मिश्रण का प्रयोग किया है। तो कौन कौन सी गैसें हैं स्टेनले मिलर ने अमीनो एसिड संश्लेषण से संबंधित अपने परीक्षण में किन गैसों का यूज किया है? तो देखो पहला ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो देखो जिसमें नाइट्रोजन है वो तो आप हटा ही दो, नाइट्रोजन का तो यूज किया नहीं है कहीं पे भी। नेक्स्ट बचे बी और डी, मीथेन, अमोनिया और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को भी हटा दो। तो लास्ट बचा आपका मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। यही वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय पाया जाता है। तो गोल्जी काय पाया जाता है किसमें? समझो, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में आरबीसी को छोड़कर, सभी कोशिकाओं में प्राकेंद्रक कोशिकाओं एवं आरबीसी को छोड़कर। डी ऑप्शन है सभी जंतु कोशिकाओं एवं जीवाणु कोशिकाओं में। बताइए आप गोल्जी काय किस में पाया जाता है? 29 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे समझो ये सी ऑप्शन सभी कोशिकाओं में, प्राकेंद्रक कोशिकाओं में एवं आरबीसी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य की कोशिकाएं एक जलीय विलयन के घिरी रहती हैं, जलीय विलयन से घिरी रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या लसका कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, या अंतराकाशी द्रव कहते हैं, या फिर सीरम कहते हैं? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंतराकाशी द्रव। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन सा मछलियों का काल कहलाता है? तो मछलियों का कौन सा काल कहलाता है? अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वहीं से ये क्वेश्चन बन गया। पहला ऑप्शन है कैम्ब्रियन, बी ऑप्शन है डोनियन, सी ऑप्शन है ट्राइएसिक और डी ऑप्शन है टर्शियरी। करेक्ट आंसर आपको इसका चुनना है। तो अभी मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हो जाएगा डेवोनियन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रथम आनुवांशिक पदार्थ जिसकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो प्रथम जो आनुवांशिक पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है वो है आरएनए। क्या है? आरएनए। अगला क्वेश्चन देखो, सरीसृप एवं स्तनधारियों के जो बीच की कड़ी है उसे क्या कहेंगे, या वो क्या है? सीरोपसीडा है, या फिर मार्सुपिएलिया है, या मोनोट्रीमेटा है, या सिटेसिया है? सरीसृप एवं स्तनधारियों के बीच की कड़ी आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा मोनोट्रीमेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तनवाद का वर्णन किसने किया? तो उत्परिवर्तनवाद का ये तो सबका ही रटा हुआ होगा और अच्छा भी क्वेश्चन है, वहाँ वो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद का वर्णन किसने किया? वहाँ वो डी ब्रिज ने। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में निम्न में से कौन सा अपशेषी अंग है? दोस्तों अपशेषी अंग से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और देखो ये उत्परिवर्तनवाद आया, ये भी यूपी का वाला जो पेपर मैंने पिछली बार सॉल्व करके डाला है, इससे पहले वाले वीडियो में उस पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें देखो लेक्चरार वाले में भी क्वेश्चन, उत्तराखंड वाले में भी ये दोनों फंसे हुए हैं। मनुष्य में कौन से अपशेषी अंग हैं? ए ऑप्शन है बाह्यकर्ण की मांसपेशियां, बी ऑप्शन है कोकिक्स, सी ऑप्शन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर आपको पता लग चुका होगा, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, कह रहा है यूहिप्पस पाया गया था यूसिन युग में, ओलिगोसिन युग में, या पॉलीस्टोसिन युग में, या प्लाइओसिन युग में? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ईओसिन युग में। नेक्स्ट है क्रोमैग्नन मानव की कपाल क्षमता थी। क्रोमैग्नन मानव की कपाल क्षमता थी कितनी थी? 800 घन सेंटीमीटर थी, 900 घन सेंटीमीटर थी, 1600 घन सेंटीमीटर थी, या 600 घन सेंटीमीटर थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्रोमैग्नन मानव की कपाल क्षमता जो थी वो 1600 घन सेंटीमीटर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्रायः क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इंटरमीडिएट स्तर का है।
तो 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैमार्क का जो जैव विकास का सिद्धांत है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? ओडम ने, एल्टन ने, या लिंडेमन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका भी आपको पता होगा। अपन चलेंगे इसमें सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राथमिक गाहन, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, या दोनों ए और बी सही हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो भाई प्राथमिक गाहन और द्वितीयक उत्पादक दोनों सही हैं, यानी डी ऑप्शन के साथ इसमें हम चले जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, 60 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर करना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। गैलापेगोस जो कि डार्विन द्वारा गैलापेगो द्वीप पर देखी गई, क्या है? चिड़िया है, मेढक है, छिपकली है, या फिर चूहा है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये है गैलापेगोस जो कि डार्विन द्वारा गैलापेगो द्वीप पर देखी गई थी। ये क्या थी? चिड़िया थी। अगला क्वेश्चन है लगभग कितने वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए? तो लगभग कितने वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए? 100 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 मिलियन वर्ष पूर्व, या 65 मिलियन वर्ष पूर्व? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो लगभग की बात हो रही है, लगभग कितने वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी से जो विलुप्त हो गए, ये है 60 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे अपन पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि मेल्थिओन क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन है, या ऑर्गेनोफॉस्फेट है, या कार्बोनेट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आपको इसमें से चुनना है। तो मेल्थिओन है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो नहीं है, देखो CO2 तो है आपका, मीथेन भी है आपका, CFC भी है आपका, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि उद्योग स्रोत है। उद्योग स्रोत क्या है? वायु प्रदूषक है, ध्वनि प्रदूषक है, और जल प्रदूषक है। इसका भी आपको आंसर करेक्ट पता होगा, ठीक है? तो उद्योग, कोई भी उद्योग लगेगा तो उससे वायु प्रदूषक भी होगा, ध्वनि प्रदूषक भी होगा, जल प्रदूषक भी होगा, इसलिए उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल संरक्षित का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है, और जहां मानव किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती, वह क्या कहलाता है? क्या कोर क्षेत्र कहलाता है, बफर क्षेत्र कहलाता है, ट्रांजिशन क्षेत्र कहलाता है, या रिस्टोरेशन क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका कोर क्षेत्र, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है? यानी किस पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है? तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, डी ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार वन। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसमें हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अध्यपात्रे यानी एक्स सीट जैव विविधता के संरक्षण का है? ए ऑप्शन है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बी ऑप्शन है जीन बैंक, सी ऑप्शन है हॉटस्पॉट, डी ऑप्शन है सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जीन बैंक। क्या हो जाएगा? जीन बैंक। अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हार्डी वाइनबर्ग साम्यावस्था के समष्टि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है समष्टि में विकास नहीं होता, समष्टि और प्रवेशीय समष्टि में जीन का प्लवन नहीं होता, सी ऑप्शन है समष्टि बहुत छोटी होती है, डी ऑप्शन है प्राकृतिक वरण नहीं हो रहा है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है समष्टि और प्रवेशीय समष्टि में जीन का प्लवन नहीं होता, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन सी खाद्य श्रृंखला सौर विकिरण पर निर्भर है। तो कौन सी खाद्य श्रृंखला सौर विकिरण पर निर्भर है। ए ऑप्शन है चराई खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन है परजीवी खाद्य श्रृंखला, सी ऑप्शन है अपरदी खाद्य श्रृंखला, डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है परिस्थिति तंत्र की प्रेरक शक्ति है। प्रेरक शक्ति क्या है? उत्पादक है, पादप में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जैव भार है या सौर ऊर्जा है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है 51 का। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं कराया, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो परिस्थिति तंत्र की प्रेरक जो शक्ति है वो क्या है? सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिनी माता नामक बीमारी का कारण है क्या है? कैडमियम प्रदूषण है, जिंक प्रदूषण है, मर्क्यूरी प्रदूषण है या फिर कोबाल्ट प्रदूषण है। ये भी सबका सही होगा। क्या होगा? मरकरी प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला भोजन है। कौन सा भोजन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पादप आधारित भोजन, बी ऑप्शन है कीट बाहुल भोजन, सी ऑप्शन है मांस तथा दुग्ध उत्पाद और डी ऑप्शन है कोशिकीय कृषि उत्पाद। तो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन करने वाला भोजन है वो है मांस तथा दुग्ध उत्पाद। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिभाषित आवास के लिए प्रतिनिधित्व और पर्यावरणीय कारकों को प्रतीक करने के लिए चयनित प्रजाति को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख प्रजाति, छाता प्रजाति, मूल तत्व प्रजाति या सूचक प्रजाति। तो इसका हो जाएगा प्रमुख प्रजाति। अगला क्वेश्चन है रामसर कॉन्वेंशन विशेष रूप से संबंधित है, किससे है? लुप्त प्राय प्रजाति, आर्द्र भूमि संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण। तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है ये आपको बताना है। एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, स्ट्रेप्टोकोकस है और क्लोस्ट्रीडियम है। क्लोस्ट्रीडियम। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु है वो एजोटोबैक्टर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी का उपयोग होता है, कहाँ होता है? डीएनए खंडों के पृथक्करण में, आरएनए खंडों के पृथक्करण में, प्रकीर्णन के पृथक्करण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डीएनए खंडों के पृथक्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? दोस्तों ट्रांसजेनिक प्लांट से भी क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, डबल स्टार लगा के रखो। ट्रांसजेनिक प्लांट आप अवश्य पढ़ना। तो देखो गोल्डन राइस है ये बीटी कॉटन है, बीटी बैगन है और शंकर धान है। तो ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है वो पहचानना। देखो इसमें बीटी कॉटन, बीटी बैगन और गोल्डन राइस ये तीनों हैं, लेकिन शंकर धान है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कैलस निर्माण निम्न के अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैलस निर्माण। तो जो पहला ऑप्शन है आपका ये है
प्राणी कोशिका संवर्धन, बी ऑप्शन है कैंसर कोशिका के संवर्धन में, सी ऑप्शन है पादप ऊतक संवर्धन में, डी ऑप्शन है प्राणी भ्रूण संवर्धन में। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो कैलस निर्माण निम्न के अंतर्गत होता है पादप ऊतक संवर्धन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अलग हुए डीएनए के टुकड़ों को देखने के लिए निम्न अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है। यूसिन है, हेमाटोक्सिलीन है, या एथिडियम ब्रोमाइड है, या ओरसिन है। तो ये हो जाएगा आपका एथिडियम ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है निम्न विटामिन में कौन सा विटामिन कैलस वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखो कैलस वृद्धि के लिए आवश्यक पूछ रहा है इनोसिटोल, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, या फिर थायमीन। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन थायमीन। अगला क्वेश्चन है वेस्कुलर माइकोराइजी महत्वपूर्ण है। पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति में, पौधों को फास्फेट पोषण में, पौधों को जिंक पोषण में, उपरोक्त ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया में प्रयोग होते हैं। ए ऑप्शन है लाइगेज तथा EDTA, बी ऑप्शन है रिस्ट्रैक्शन, एंडोन्यूक्लिएज तथा अगार, सी ऑप्शन है एथिडियम ब्रोमाइड तथा एक प्लाज्मेट, डी ऑप्शन है प्राइमर्स के 2 समूह तथा डीएनए पॉलीमरेज। 63 का करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइमर्स के 2 समूह तथा डीएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। क्या रासायनिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं, या जैविक चक्र कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है वो आपको पहचानना है। फाइकस है, राइजोफोरा है, मैजीफेरा है, या प्रोसोपिस है। करेक्ट आपको पहचानना है। तो ये हो जाएगा आपका राइजोफोरा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक जो है वो राइजोफोरा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। वर्णयोग्य चिह्नक है, संवाहक है, प्लाज्मिड है, संरचनात्मक जीन है। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्णयोग्य चिह्नक। अगला क्वेश्चन है एजोलो को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है। तेजी से गुणित होकर अत्यधिक मात्रा में जैव भार उत्पादित करता है। बी ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, उत्तरदायी राइजोबियम के साथ संयोजित रहता है। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया के साथ संयोजित रहता है। डी ऑप्शन है माइकोराइजा के साथ संयोजित रहता है। करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया के साथ संयोजित रहता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है PCR हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला पॉलीमरेज प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन है एस्चेरिचिया कोलाई से, बी ऑप्शन है होमोसोपियंस से, सी ऑप्शन है थर्मस एक्वेटिकस से, और डी ऑप्शन है सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी से। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आ गया 69। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक PCR के 3 मूल पद हैं। तो ये आपको 3 मूल पद बताने हैं।
तो पहला है डनेचर, कॉमा एनिल, कॉमा एक्सटेंशन। तो पारंपरिक पीसीआर के 3 मूलभूत पद हैं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की प्रयोगी सीमा होती है, कितनी होती है? 0.2 नैनोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, 10⁴ मीटर और 2.0 नैनोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किन लक्षणों के कारण अंगरोज जेल में चलन करते हैं? ए ऑप्शन है इसके न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से, या फिर इसके फास्फेट ग्रुप के विद्युतीय आवेश के कारण, सी ऑप्शन है क्षारक जोड़ों में हाइड्रोजन बंधों के कारण, डी ऑप्शन है द्विगुणित आकृति के कारण। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इसके फास्फेट ग्रुप के विद्युतीय आवेश के कारण। अगला क्वेश्चन है डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट का सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन है विंडो, बी ऑप्शन है ब्लास्ट, सी ऑप्शन है ऑफिस, डी ऑप्शन है एडोब। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ब्लास्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई डीएनए, ये तो हो गया 72, हो गया 73। देखो समांतर माध्य को निम्न चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर माध्य को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ये आपका डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डीएनए में एसएनपी यानी स्नेप्स का अर्थ है। ए ऑप्शन है एकल क्षार युग्म भिन्नता, द्विक्षार युग्म भिन्नता, स्थानीय जीन का स्थान परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये एकल क्षार युग्म भिन्नता है। डीएनए में एसएनपी का अर्थ ये है एकल क्षार युग्म भिन्नता। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता निर्मित मानव इंसुलिन प्राप्त होती है, किससे होती है? सैक्रोमाइसिस से, ई कोलाई से, एसिटोबैक्टर से, या थर्मस एक्वेटिक्स से। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो आनुवांशिकता निर्मित मानव इंसुलिन जो होती है वो ई कोलाई से प्राप्त होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा अंश टी परीक्षण में शामिल नहीं है? यहाँ पे दे रखा है नहीं है, तो ये चुनना है। सार्थकता, असार्थकता, संभाव्यता, बहुलक। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीकी का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है डीएनए परिच्छेदित इकाइन में, डीएनए अनुक्रमण में, आरएनए स्थानांतरण में, प्रोटीन का पृथक्करण एवं पहचान करने में। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। करेक्ट आंसर इसका आपको चुनना है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन का पृथक्करण एवं पहचान करने में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वलयाकार तनुपट की उपस्थिति इसकी विशेषता है। पहला ऑप्शन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बी ऑप्शन है प्रावस्था विपराशी सूक्ष्मदर्शी की, सी ऑप्शन है प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी की, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो देखिए इसका ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई निम्न सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोगी है। ए ऑप्शन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी ऑप्शन है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी ऑप्शन है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और डी ऑप्शन है कोन फोकल माइक्रोस्कोप। करेक्ट आंसर आपको बताना है 79 का। तो ये हो जाएगा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है RFLP के बजाय रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए
तकनीक से शीघ्र आंकड़े पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है इसमें RAPD के मॉलिक्यूलर मार्कर ज़्यादा फल साधक हैं। बी ऑप्शन है RPD विश्लेषण में कुछ ही क्रम शामिल हैं। सी ऑप्शन है RPD में DNA डाइजेशन ज़्यादा तीव्र है। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। RAPD विश्लेषण में कुछ ही क्रम शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, हाइब्रिडोमा एक कोशिका है जो कि निम्न के विलय से बनती है, यानी प्लाविका कोशिका की दूसरी प्रजाति के प्लाविका कोशिका के विलय से। बी ऑप्शन है टी कोशिका के माइलोमा कोशिका से। सी ऑप्शन है वृत्तभक्षक कोशिका के माइलोम कोशिका से। और डी ऑप्शन है प्लाविका कोशिका के माइलोमा कोशिका से। 81 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, प्लाविका कोशिका के माइलोमा कोशिका से। अगला है सहसंबंध गुणांक के बीच की संख्या है, यानी सहसंबंध के गुणांक के जो बीच की संख्या होती है, ये इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसकी -1 एवं +1 होती है। सहसंबंध गुणांक निम्न की बीच की जो संख्या होती है वो -1 एवं +1 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, सैंडविच एलिजा का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? प्रतिजन का पता लगाने के लिए, प्रतिरक्षी का पता लगाने के लिए, या फिर ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सैंडविच एलिजा का उपयोग किया जाता है प्रतिजन का पता लगाने के लिए। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई हाइड्रा है, हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिंबक का क्या नाम है? हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिंबक का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 84। हाइड्रूला है, पेरेनकाइमूला है, स्टीरियोगैस्टूला है या प्लेनूला है? तो राइट आंसर है प्लेनूला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपसंघ अनंता रूप से अंतापरजीवी है? ए ऑप्शन है सार्कोमेस्टिगोफोरा, बी ऑप्शन है स्पाइरोजोरा, सी ऑप्शन है सीलियोफोरा और डी ऑप्शन है नीडोस्पोरा। तो उपसंघ अनंता रूप से अंतापरजीवी है स्पाइरोजोरा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है, साइकोन प्रकार के नलिका तंत्र में जल का प्रवाह निम्नलिखित है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर आपको उसमें पहचानना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डर्मल, आस्टिया, प्रोसोपाइल, एपोपाइल, आस्कुलम। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग का है, देख लेते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है संघ ए को सूची ए को सूची बी से मैच करना है। तो देखो पोरीफेरा है, पोरीफेरा को करोगे आप मैच नाल तंत्र से। इसके बाद है एनिलिडा, तो एनिलिडा को करोगे आप नेफ्रिडिया से। आर्थ्रोपोडा को करोगे आप संयुक्त उपांग। इसके बाद है इकाइनोडर्मेटा, तो इसको आप करोगे जल संवहन प्रणाली से। इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर बना वो डी ऑप्शन बनेगा। क्या है? डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई हर्डमानिया एवं एम्फीऑक्सिस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विवरण सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है दोनों समुद्री हैं, बी ऑप्शन है दोनों माइक्रोफेगस हैं, सी ऑप्शन है दोनों स्लेटरी फिल्टर हैं, डी ऑप्शन है दोनों में प्रतिगामी रूपांतरण होता है। तो भाई सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो दोनों में प्रतिगामी रूपांतरण होता है, डी ऑप्शन सही होगा। हेट्रोनेरिस है, हेट्रोनेरिस क्या है? नेरिस की लैंगिक अवस्था है, या हेमेटोफैगस है, या फिर ओलिगोकीटा से संबंधित है, या हीरोडेनिया से संबंधित है। किससे संबंधित है?
तो ये हो जाएगा आपका नेरिस की लैंगिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट के डिंबक में रेशम ग्रंथि रूपांतरण है किसका है? मैंडिबुलर ग्रंथि की, ग्रसनी की दीवार की, लेबियल ग्रंथि की या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर बताना है। तो ये भी इसका सरल क्वेश्चन है। ये तो रेशम कीट के डिंबक में रेशम ग्रंथि रूपांतरण है लेबियल ग्रंथि में, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के बाहाँ कंकाल को बनाने वाली काइटिन युक्त प्लेट्स कहलाती है, क्या कहलाती है? प्लूराइड्स, स्केलेराइड्स, स्टेरानाइड्स, टर्जाइड्स। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 91 के में किसके साथ जाओगे आप? बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, स्केलेराइड्स। सी ऑप्शन है निम्न में से किस संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है पोरीफेरा, बी ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, सी ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा और डी ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। करेक्ट आंसर आपको बताना है 92 का। जल्दी से आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला आंसर है इसमें पोरीफेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम का मैक्रोन्यूक्लियस होता है। ए ऑप्शन है बहुगुणित तथा उपापचय को नियंत्रित करता है, बी ऑप्शन है अगुणित तथा जनन क्रिया को नियंत्रित करता है, सी ऑप्शन है द्विगुणित तथा उपापचय को नियंत्रित करता है, डी ऑप्शन है अगुणित तथा उपापचय को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, बहुगुणित तथा उपापचय को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 94। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न संघ के सभी प्राणी समुद्रीय होते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो जो फाइलम आपका इकाइनोडर्मेटा है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक मोलस्क जंतु है? फ्लैट फिश है, कटल फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है। तो जो कटल फिश है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह के वयस्क रेडियल सममिति हैं किंतु उनके डिंबक द्विपक्षीय सममिति के होते हैं? ए ऑप्शन है एनिलिडा, बी ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, सी ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा, डी ऑप्शन है सिलेंट्रेटा। तो इसमें क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। बैलोनोग्लोसिस को कॉर्डेटा समूह में रखे जाने का मुख्य कारण क्या है? ग्रेसनी गिलछिद्र, एक बी ऑप्शन है इसमें देखो, एक स्टोमोडियल डाइवर्टिकोलम जिसको पृष्ठ रज्जु माना जाता है, सी ऑप्शन है खोखली पृष्ठ तंत्र का और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्पिनोडॉन पंक्टेटस कहलाता है एक, क्या कहलाता है? अपर्याप्त कड़ी, संयोजी कड़ी, जीवित जीवाश्म, सरीसृप का पूर्वज। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो ये हो जाएगा जीवाश्म, जीवित जीवाश्म। 99 क्वेश्चन निम्न में से कौन सर्प विषैला है? गर्त वाइपर है, करैत है, प्रबल सर्प है या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो 99 के साथ जाएंगे हम डी ऑप्शन के साथ उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझिए। यहीं तक करेंगे आज हम, 100 पे रोक देंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा वो आपका आएगा 100 से 200 तक। कस्तूरी पाई जाती है किसमें? मादा कस्तूरी मृग में, नर कस्तूरी मृग में, दोनों नर और मादा कस्तूरी मृग में, अवयस्क मादा कस्तूरी मृग में। तो भाई कस्तूरी पाई जाती है नर कस्तूरी मृग में। तो दोस्तों बताना आप, ये लेक्चरार का पेपर था उत्तराखंड 2021 का।
जूलॉजी बॉटनी इसमें कंबाइंड है। 1 से लेके 100 क्वेश्चन अपने लोगों ने कर लिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो 101 से लेके 200 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।